हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक। माई सेल्फ दीप राज और हम लोग पढ़ते हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोर्टेबिलिटी ऑफ सी के बारे में। अगर आपको याद है, हमने जब हिस्ट्री की पढ़ाई था, तब हिस्ट्री में हमने कहा था कि ऐसा कौन सा रीजन था जिस वजह से सी बनाई गई। तो सी बनाने का जो रीजन था वो था पोर्टेबिलिटी। क्या था फ्रेंड्स? पोर्टेबिलिटी ऑफ यूनिक्स। जब यूनिक्स बना रहे थे, जब वो पोर्टेबल नहीं था, तो उसको पोर्टेबल बनाने के लिए जो लैंग्वेज बनाई गई वही थी सी। ठीक है, तो इसका मतलब है सी का जो इन्वेंशन हुआ है, सी का जो इन्वेंशन जो हमने किया है, वो एक्चुअली में पोर्टेबिलिटी के लिए ही किया है, ताकि हमारा प्रोग्राम क्या है, पोर्टेबल रहे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर पोर्टेबिलिटी क्या है और ये इतना यूजफुल फीचर क्यों है, और या फिर अगर ये सी को पोर्टेबल बनाया गया है तो आज जितनी भी लैंग्वेजेस आ रही है, क्या वो भी पोर्टेबल है या नहीं? तो सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हम लोग शुरुआत करते हैं कि पोर्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पोर्टेबिलिटी है, पहले हम लोग इस वर्ड को समझ लेते हैं। तो ये जो पोर्टेबिलिटी है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हर तरह की मशीन पर चल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लेता हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया सी का, ठीक है, और वो मैंने बनाया है स्पेशली पीसी के लिए। तो सी जो है वो लैपटॉप और पीसी जैसे कंप्यूटर के लिए भी सॉफ्टवेयर बना सकती है। तो उस केस हम लोग कहेंगे सी पोर्टेबल नहीं है। और अगर मैं कहता हूँ सी पोर्टेबल है, इसका मतलब है सी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर है, अलग अलग तरह के, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, सी सबके लिए सॉफ्टवेयर बना सकता है। तो यही चीज कहलाती है पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर सी का प्रोग्राम एक कंप्यूटर पर चल रहा है और अगर उसको हम लोग वेरी करें, किसी दूसरे तरह के कंप्यूटर पर लेके जाए, तो सी का प्रोग्राम वहां पर भी रन हो जाता है। तो यही होती है पोर्टेबिलिटी, जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि सी में ऐसा क्या है, या सी में ऐसा क्या चीज होगी, या ऐसा क्या चीज डाली गई है जिस वजह से सी के अंदर पोर्टेबिलिटी मिल जाती है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सी का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, उसको नाम देते हैं डॉट सी। नाम कुछ भी दे दीजिएगा, उसके पीछे जो एक्सटेंशन रहेगा वो रहेगा डॉट सी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में प्री प्रोसेसर आता है, अपना काम करता है, कंपाइलर आता है, अपना काम करता है ना। तो जैसे ही कंपाइलर आएगा, तो कंपाइलर ये जो सी की फाइल है जिसमें हमारे पास सोर्स कोड था, ठीक है, सोर्स कोड वो कोड होता है जो हम लोग लिखते हैं, और वो हम लोग लिखते हैं सी वाली जैसी लैंग्वेज में, जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें इंग्लिश अल्फाबेट नंबर जैसे सिंबल भी यूज करते हैं हम लोग। तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें अल्फाबेट नंबर और सिंबल का यूज किया जाता है, जो कि एक प्रोग्रामर के लिए बहुत आसान होती है, प्रोग्राम बनाना बहुत ही ईजी होता है, उसको हम लोग कहते हैं हाई लेवल। तो सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका मतलब सी में जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें अल्फाबेट नंबर और सिंबल का यूज करेंगे हम लोग। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये सी का कोड, इसका मतलब सी क्या हाई लेवल है, तो इसको हम लोग हाई लेवल सोर्स कोड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कोड लिखा गया है, ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है सी का, तो ये जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर्स को रन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कंप्यूटर को रन करने के लिए कोई भी फाइल जो रन करना चाहता है कंप्यूटर, उसको 0 1 में होना जरूरी है। तो अब करे क्या? हमने तो जो लिखा वो 0 1 में नहीं लिखा, तो अब हमें एक यहाँ पे स्टेप की जरूरत पड़ती है, एक फेज की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं कंपाइलिंग। तो हम लोग कंपाइलिंग करते हैं, ठीक है। तो इस फाइल को हम लोग करेंगे कंपाइल। क्या करेंगे? कंपाइल। तो कंपाइल करने के बाद में कंपाइलर एक फाइल बनाता है, ठीक है। इस फाइल को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट कोड। और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट ओबीजे। क्या होता है दोस्तों? डॉट ओबीजे। तो दुनिया में बहुत से कंपाइलर अवेलेबल है अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए। तो जो कंपाइलर है वो क्या करते हैं, सोर्स कोड को बाइनरी में बदल देते हैं डायरेक्टली और फिर उसको रन कर देते हैं। लेकिन सी में ऐसा नहीं होता। सी के जो कंपाइलर्स है वो क्या करते हैं, वो हमारे सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, जो कि एक इंटरमीडिएट कोड होता है। मतलब वो 0 1 में नहीं है, वो फाइनल कोड नहीं है जिसको कंप्यूटर को रन करना है, वो एक इंटरमीडिएट स्टेट में है। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट कोड होता है वो किस भाषा में लिखा होगा? ना तो ये 0 1 में है ना, तो 0 1 में भी नहीं है, ये हाई लेवल में भी नहीं है। तो ये जो कोड है ये एक्चुअली में असेंबली कोड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एएसएम कोड। तो ये असेंबली कोड है, ठीक है। अब असेंबली कोड को अगर रन करना है तो आपको असेंबली कोड के साथ में कुछ इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं सीधा इसकी दोस्त बाइनरी बनाता हूँ, ठीक है, मान लेता मैंने इसकी बाइनरी बनाई है, तो वो बाइनरी जो बनेगी वो मशीन स्पेसिफिक बनेगी, किसी पर्टिकुलर मशीन पर चलाना है तो उसकी बाइनरी स्पेसिफिक हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग समझते हैं कि अगर इस फाइल नहीं होती तो क्या होता, ठीक है, ये भी हम लोग देख लेते हैं पहले। कि मान लीजिए अगर ये कोड जो है वो बाइनरी कोड होता या ये इंटरमीडिएट कोड नहीं होता, तो उस केस में क्या होता? तो उस केस में क्या होता, कंपाइलर क्या करता, इस पूरी फाइल को जो कि सोर्स कोड था उसको वो बाइनरी कोड बना देता, ठीक है, 0 1 कोड बना देता, बाइनरी कोड। और ये जो बाइनरी कोड है, ठीक है, इसमें बाइनरीज होती, क्या होती? बाइनरीज होती। और ये जो बाइनरीज होती है दोस्तों, ये मशीन स्पेसिफिक होती, क्योंकि हर मशीन की बाइनरी में चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर जो कंपाइलर ने
किसी पर्टिकुलर मशीन को देखते हुए यहाँ पर जो बाइनरी लिखी है वो केवल उसी मशीन के लिए रन हो पाती। तो ये जो प्रोग्राम है हम किसी और मशीन के लिए रन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ पर जो बाइनरी बनी है, ठीक है, ये बाइनरी मान लेता हूँ मैं कंप्यूटर ए यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ? कंप्यूटर ए। तो यहाँ पर जो बाइनरी कैसे बनी होगी? तो कंपाइलर ने क्या किया होगा, इस सोर्स को उसको कन्वर्ट किया होगा, इस मशीन की इंफॉर्मेशन के साथ में एक बाइनरी बना दी। यहाँ पर जो बाइनरी कोड लिखा गया है वो इस मशीन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो बाइनरी कोड हमेशा मशीन के अकॉर्डिंग बनता है। तो यहाँ पर जो ये फाइल बनी है, जो कि कंपाइलर ने बाइनरी कोड बनाया है, वो इस पर्टिकुलर मशीन के लिए बनाया, तो ये केवल इस मशीन पर ही चलेगा। अगर मैं इसी कोड को, इस कोड को किसी दूसरी मशीन पर लेके जाऊं जो कि ए से डिफर करती है, तो वहां पर ये प्रोग्राम नहीं चलता, जबकि इस पर चल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग काम करते हैं, अगर कंपाइलर को इस ढंग से हम लोग बनाते हैं, तो हमारा कंपाइलर जो होता है वो पोर्टेबल नहीं होता। यहाँ पर पोर्टेबिलिटी का इश्यू आ जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि बाइनरी जो बनाई है वो मशीन स्पेसिफिक बनी है, वो ए मशीन को देखते हुए बनाई है, तो वो केवल ए मशीन के लिए ही चल पाती फाइल। तो ये प्रोग्राम फिर हम लोग किसी और मशीन पर नहीं चला पाते, तो हमें दोबारा प्रोग्राम लिखना पड़ता। ठीक है, हमें एक और प्रोग्राम लिखना पड़ता था कि वो उसके लिए बने। तो हमारे पास में डिफरेंट कंप्यूटर होते हैं, डिफरेंट हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन होता है उनका, तो हमें क्या सब कंप्यूटर के लिए अलग-अलग प्रोग्राम लिखते रहेंगे, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता। तो उन्होंने जो आइडिया निकाला था वो आइडिया बिल्कुल यही था कि क्या करें कि हम लोग बाइनरी नहीं बनाएंगे, क्योंकि बाइनरी मशीन स्पेसिफिक होती है। तो हम उन्होंने क्या कहा कि सी जो है कंपाइल होने के बाद में बाइनरी नहीं बनाएगा, वो बनाएगा एक इंटरमीडिएट कोड बनाएगा। ठीक है, इसको इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं, इंटरमीडिएट कोड, या आप इसको ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं दोस्तों, दोनों एक ही नाम है, इंटरमीडिएट बोले या ऑब्जेक्ट कोड बोले। तो कंपाइलर जो सी का है वो .obj फाइल बनाता है। अब ये जो obj फाइल है ये रन नहीं हो सकती, ये बाइनरी कोड नहीं है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये ऐसा कुछ बन जाए कि ये मशीन ए पर भी चल जाए और बी पर भी चल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं मशीन ए को बना रहा हूँ, ये जो मशीन ए है ये मशीन बी, मशीन से मेरा मतलब कंप्यूटर, ओके, ये कंप्यूटर बी से डिफर है, ये दोनों अलग अलग कंप्यूटर है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, दोनों की बाइनरी पैटर्न अलग अलग है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखूं जो दोनों पे इजीली रन हो जाए, ठीक है, और कुछ चेंजेस भी हमें ना करने पड़े। तो सी इसी चीज को यूज करता है। वो क्या करता है, वो कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा जो कि असेंबली कोड होगा। अब अगर वो इस पर चलाना है तो क्या होगा, यहां से हम एक फाइल बनाएंगे, बाइनरी फाइल बनाएंगे इस मशीन की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन डाली, यहाँ से इस फाइल को उठाया, कुछ हमने इसमें दोनों को ऐड कर दिया अच्छे से, और एक फाइल बनकर रन हो गई जो कि इस मशीन के लिए रन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कोड जिसमें हमारा सोर्स कोड था, जिसकी जो उसमें असेंबली कोड आ गया था उसमें, और इस मशीन की इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाएगा, आपस में मिक्स किया जाएगा और बाइनरी बनाकर एक फाइल रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाइनरी बता देता हूँ कि यार यहाँ पे एक बाइनरी कोड बन गया और ये जो कोड है वो उसके अकॉर्डिंग बना, तो ये केवल इसी पर चलेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इस पर कैसे चलाएं, तो बहुत आसान है, इस फाइल को हम लाएंगे यहाँ पर और इस फाइल के अंदर ये भी कोड डाल देंगे और ये भी कोड डाल देंगे, इन दोनों की इंफॉर्मेशन डाल देंगे, तो यहाँ से भी एक 01 बन जाएगा। और ये जो 01 है वो उस फाइल की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाए, इस मशीन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाए, तो ये वाली फाइल इस पर रन हो जाएगी। इसका मतलब है अगर मेरे पास 2 मशीन है तो दोनों के लिए सेम प्रोग्राम काम में आ जाएगा, आपको दोबारा 2 प्रोग्राम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यही कॉन्सेप्ट दोस्तों पोर्टेबिलिटी कहलाता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ताकि मेरे पास अगर डिफरेंट कंप्यूटर हो तो मुझे सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं एक सिंगल प्रोग्राम बनाऊंगा जो सबके लिए रन हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सी फाइल पोर्टेबल है। ठीक है, तो ये .c, ये आप कहीं भी ले जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सोर्स कोड है। ठीक है, ये आप कहीं भी ले जा सकते हो, किसी भी कंप्यूटर पर जाकर इसको देख सकते हो, चला सकते हो। ये जो OBJ है ना दोस्तों, ये वो फाइल जो हर कंप्यूटर पर आप लोग चला सकते हो, ये पोर्टेबल होती है। क्या होती है दोस्तों, ये पोर्टेबल होती है, ये भी पोर्टेबल है क्योंकि आप उसको हर कंप्यूटर पर ले जा सकते हो, चला सकते हो, देख सकते हो। लेकिन ये जो फाइल बनी है मशीन वाली, ठीक है, ये जो फाइल बनी है ये केवल इस मशीन के अकॉर्डिंग बनाई गई है, इसमें इस मशीन की जानकारी डाली गई, इस मशीन की बाइनरी के अकॉर्डिंग इस फाइल को बनाया गया है। तो ये फाइल केवल यहाँ चलेगी, ये फाइल कहीं और नहीं चलने वाली। तो ये जो फाइल बन रही है दोस्तों, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये पोर्टेबल नहीं है, ये है नॉन पोर्टेबल। क्या है दोस्तों, नॉन पोर्टेबल। ठीक है, ये भी नॉन पोर्टेबल है हमारे पास, नॉन पोर्टेबल। तो आप समझ पा रहे हैं कि कौन सी फाइल पोर्टेबल होती है, या सी जो पोर्टेबल होता है वो किसकी वजह से होता है, .obj की वजह से सी पोर्टेबल हो जाता है। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि सी से पहले जितनी भी लैंग्वेजेस थी उसमें जो क्या काम होता था, उसमें हमारा जो कोड हम लोग लिखते थे वो डायरेक्टली बाइनरी में बदल जाता था। और जब डायरेक्टली बाइनरी में बदल जाता था, उस मशीन के लिए जो बदला था वो केवल उसी मशीन पर ले चलता था, दूसरी मशीन के लिए नहीं चल पाता था,
क्योंकि वो डायरेक्टली बाइनरी बनाता था और बाइनरी बनाते के समय उस मशीन के अकॉर्डिंग ही बनाता था वो। इसी वजह से वो प्रोग्राम को हम लोग कहीं और लेकर नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पर जो पोर्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल इस इंटरमीडिएट फाइल की वजह से आया है। तो बड़े-बड़े इंटरव्यू में, बड़े-बड़े कैंपस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो किस फाइल की वजह से ये पोर्टेबल हो जाता है? तो उसका आंसर होता है एक इंटरमीडिएट फाइल से जिसको हम लोग डॉट ऑब्जेक्ट फाइल या डॉट ओबीजी फाइल से डिनोट करते हैं, उसकी वजह से सी पोर्टेबल हो जाता है। कैसे पोर्टेबल होता है? क्योंकि ये जो फाइल है ये पोर्टेबल फाइल है। इस फाइल को आपको जिस मशीन के लिए भी चाहते हो बनाना है, तो इस फाइल को ले जाइए, उसमें उस मशीन की इन्फॉर्मेशन डालिए, वो उसके लिए फाइल को रेडी कर देगा। अगर आपको इस मशीन के लिए चलाना है तो ये फाइल को इस मशीन पे लेके जाइए, इस मशीन की इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड कीजिए और वो इस फाइल के लिए इस फाइल को इस पर्टिकुलर मशीन के लिए रेडी कर देगा। इसका मतलब एक कोड अगर हमें डिफरेंट कंप्यूटर के लिए बनाया है तो उससे हमारा काम आराम से हो जाएगा कि एक बार हमने कोड लिखा और सब कंप्यूटर पर बना दिया। तो ये था हमारे पास में पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, कोई किसी तरह का डाउट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक नए टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।